ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेसिक चीजें जो थी। अभी लास्ट हमारे पास सिर्फ एबनॉर्मलिटीज आ गई हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या टी वेव या पी वेव के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो क्या चीज इंडिकेट कर रही है। सबसे पहले आपने स्टडी करना है पी वेव के अंदर। तो क्या होगा, पी वेव के अंदर ना नॉर्मल आपको यूं एक डूम शेप नजर आ रही होती है, लेकिन अगर किसी वजह से पी वेव यूं सॉ टूथ लाइक अपीयरेंस दे रही है इस तरीके से, तो ये एट्रियल फ्लटर को डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, एक चीज हो गई सॉ टूथ लाइक अपीयरेंस। दूसरी चीज अगर हम देखें तो वो इरेगुलर हो सकती है, यानी यूं आया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना देना अगेन, तो एक इरेगुलर सी ये पीवे बिल्कुल इरेगुलर से बन रहे हैं। आपने सिर्फ पी पे भी फोकस करना है, ये रेगुलर था लेकिन आगे जाते जाते वो इरेगुलर सा हो गया। अगेन ये एट्रियल फिब्रिलेशन को इंडिकेट कर रहा होता है। फिर अगर नॉर्मल इसकी पीक इतनी थी पी वेव की, ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड में अगर पीक इतनी थी लेकिन एबनॉर्मलिटी हुई और इसकी पीक इस इतनी बड़ी हो गई, राइट। अगर लार्ज और प्रोमिनेंट पीक आपको नजर आ रही है तो ये स्टिनोसिस, आपका जो मीट्रल वाल्व है ना वो बिल्कुल आप कह लो कि फ्रीज हो गया है, वो काम नहीं कर रहा, उसकी स्टिनोसिस हो गई है। उस वजह से कह रहे हैं अगर एक फिर थर्ड थिंग आपके पास ये आती है कि थर्ड में आप कहते हो अगर वो एब्सेंट हो गया, यानी आपका जो नॉर्मल ईसीजी आ रहा था उसमें पी वेव नहीं आ रही, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, टी वेव बनी, यू नॉर्मल, और पी वेव फिर एब्सेंट हो गई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना एंड देन टी वेव आ गई। तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रही होती है कि बॉडी के अंदर हाइपरकेलीमिया है या वेंट्रिकल की प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, राइट। या एक और कंडीशन हो सकती है उसमें जो पी वेव है ना वो यहाँ सिंपल होने की बजाय क्या करेगी कि पी वेव यूं बाइफिड हो जाएगी, दो वेव्स एक ही साथ यूं आ रही होंगी, राइट। बाइफिड यानी दो यूं इस तरह से आपको डूम इकट्ठे नजर आ रहे होंगे, तो इसका मतलब अगेन मीट्रल स्टीनोसिस होता है। तो हमारे पास फाइव कंडीशन है। सॉ टूथ जो एट्रियल फ्लटर को इंडिकेट कर रही होती है, इरेगुलर जो मीट्रल स्टेनोसिस या एट्रिया की हाइपरट्रफी को इंडिकेट कर रही होती है। थर्ड इज अगर वो बहुत लार्ज है, वो अगेन एट्रियल हाइपरट्रफी या मीट्रल स्टेनोसिस को कर रही है। अगर वो एब्सेंट है तो वो हाइपरकेलीमिया को इंडिकेट कर रही है, और अगर वो बाइफिड है तो वो मीट्रल स्टेनोसिस को इंडिकेट कर रही होती है। तो ये पी वेव से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज होती हैं। अगर हम बात करें कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, तो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं। ऐसा फैक्टर जो कि वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं वो है हाइपरट्रफी। अगर जो सेल साइज है, जो ऑर्गन साइज हो गया वहां पे लार्ज इनलार्ज हो गया है, तो क्या होगा कि जो वोल्टेज है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वो इंक्रीज कर जाएगी। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो हार्ट अटैक वाली कंडीशन होती है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं वो हम देखते हैं। लेकिन क्या है कि अगर उसके अंदर एक पेशेंट है, उसका ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाला जो है एमआई जिसको हम बोलते हैं, उसकी हिस्ट्री है, और उसके रिजल्ट के अंदर जो उसका कार्डियक जो सेल्स है, उसके जो सेल मैस है वो डिक्रीज कर गया है, तो इसमें क्या होगा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो वोल्टेज है वो भी कम हो जाएगी। पहला क्या हुआ कि अगर सेल का साइज इंक्रीज कर गया ना, हाइपरट्रफी हो गई है, तो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की इंक्रीज कर गई। अगर सेल मास कम हुआ तो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की डिक्रीज कर गई। सेकेंड कंडीशन, अगर उसका जो नॉर्मल सर्किट था उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो गया और उसका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, अगेन वोल्टेज ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिक्रीज कर जाएगी। फिर क्या होता है कि आपके जो हार्ट के अराउंड कवरिंग है ना वो आपको मीडियम प्रोवाइड कर रही होती है कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो नॉर्मल हो सके। लेकिन हार्ट के अराउंड की एक्टिविटी या आपकी जो प्लूरल जो लंग्स के अराउंड की जो है कवरिंग, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अलाउ करता है कि नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी के अराउंड हो। लेकिन अगर किसी भी वजह से प्लूरा की इफ्यूजन हो गई है तो वो क्या करेगा कि हार्ट को इंसुलेट कर देगा, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा कि नॉर्मल आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ना हो और वोल्टेज जो है वो अगेन डिक्रीज कर जाए। इसके साथ साथ आपका जो पल्मोनरी एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा में क्या होता है कि आपकी जो एल्वियुलर वॉल्स है ना, लंग्स की एल्वियुलर वॉल्स, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। उस डिस्ट्रक्शन के साथ साथ क्या होगा, एक्सेस एयर आपके लंग्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, और अगेन वो भी ऐसी इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा कि हार्ट की नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी, जिसके रिजल्ट में आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वोल्टेज है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब कुछ ऐसी कंडीशन जो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को प्रोलॉन्ग कर दें। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या है कि जो आपको नॉर्मल ड्यूरेशन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का बताया था 0.08 से 0.1 सेकेंड का, उससे नॉर्मल से ज्यादा उसका जो ड्यूरेशन है वो हो जाए।
ठीक है, प्रोलॉन्ग हो जाए। अब प्रोलॉन्ग कब होगा? अगर कंडक्शन ही ज्यादा होना शुरू हो गया, अगर कंडक्शन ही प्रोलॉन्ग हो गई है उस केस में। या सेकंड केस है कि आपका जो इम्पल्सिस पकिंजर सिस्टम का जो इम्पल्स का जो सिस्टम था उसकी ब्लॉकेज हो गई है, वो भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को प्रोलॉन्ग कर देगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो वोल्टेज है ज्यादा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग या उसको प्रोलॉन्ग हो रहा है। और अगर हम टी वेव की बात करें तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका बंडल ब्रांच जो है, जो हमने कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर जो बंडल ऑफ हेस पढ़ा था और उसकी ब्रांचेस पढ़ी थी, अगर उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाता है एक वेंट्रिकल, अब ब्रांच ने क्या करना था, दो ब्रांचेस थी ना, एक ब्रांच ने एक साइड पे जाना था और दूसरी ब्रांच ने दूसरी साइड पे जाना था, वेंट्रिकल्स को यूं सप्लाई करना था। अगर आपने लेट्स से कि आपने कह दिया कि एक साइड पे ब्लॉक हो गया है दूसरी साइड पे नहीं हुआ, एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा नहीं करेगा, एक वेंट्रिकल एक टाइम पे रिलैक्स कर रहा होगा और एक नहीं कर रहा होगा, तो रिलैक्सेशन का जो टाइम था उसमें भी डिस्टर्बेंस आ गई। इस रिलैक्सेशन को हम टी वेव से डिनोट कर रहे थे, तो इसमें क्या हुआ कि टी वेव की एब्नॉर्मेलिटी कब आएगी, जब आपका जो बंडल ऑफ हिस है, जो आपके बंडल ब्रांच है उसका ब्लॉक हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन थी जहां पर आपकी जो क्यू जो आपके ईसीजी है उसके अंदर एब्नॉर्मेलिटी शो हो रही होती हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास चीज आती है कार्डियक इरिथमियास। एरिथमियास का मतलब है कि रिदम में चीज नहीं है। तो कार्डियक मसल्स क्योंकि एक रिदमिक फैशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन किसी भी वजह से अगर उसके अंदर एब्नॉर्मेलिटीज आ जाती है उसकी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक इरिथमिया, यानी कार्डियक मसल जो है वो अपने नॉर्मल रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। अब क्या क्या हो सकता है? हार्ट रेट इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, या उसके साइनस रिदम में किसी भी वजह से एबनॉर्मलिटी आ सकती है। हम पढ़ते हैं क्या क्या होता है। हार्ट रेट नॉर्मली हम लोगों ने 72 बीट्स पर मिनट कहा था। अगर ये हार्ट रेट जो है 100 बीट्स पर मिनट तक चला गया तो इसको हम टेकीकार्डिया बोल देते हैं, राइट। लेकिन अगर ये लेस देन 60 बीट्स पर मिनट पे चला गया तो हम इसको ब्रेडिकार्डिया बोल देते हैं। अब ये जो है ये दोनों कंडीशंस एबनॉर्मेलिटी में काउंट होती हैं। 100 बीट्स पर मिनट यानी उसका हार्ट जो है वो बहुत जोर जोर से पंप कर रहा है, बहुत ज्यादा पंप कर रहा है। 1 मिनट में जहाँ वो 70 दफा उसने बीट करना था, अभी वो 100 तक जा रहा है। और इवन ये 150 बीट्स पर मिनट तक जा सकते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि यहाँ तो जो आपका हार्ट है उसको सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिल रही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके हार्ट के मसल्स को एक्टिवेट करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। एक वजह ये हो सकती है, दूसरा ये हो सकती है कि हार्ट की कोई भी टॉक्सिक कंडीशंस हैं उस वजह से, या थर्ड आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, टेम्परेचर राइज किया हुआ है। इन तीन कंडीशंस के अंदर जो आपका हार्ट है वो मोर देन 100 बीट्स पर मिनट तक यानी नॉर्मल बीट से ज्यादा तो टेकीकार्डिया शो कर रहा होता है। अगर हम इसको ऑपोजिट देखें ब्रेडिकार्डिया, तो उसमें क्या है कि आपका जो हार्ट है ना वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट शो कर रहा है। अब इसकी ना एक इम्पॉर्टेंस आप कह लो या एक लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि आपका जो नॉर्मल एथलीट्स है ना उनको ब्रेडिकार्डिया नेचुरली डेवलप होता है, यानी कोई उनके लिए एबनॉर्मेलिटी नहीं है। उनका फिनोमेना क्या होता है कि वो लोग एक्सरसाइज करते हैं। शुरू में एक इंसान का नॉर्मल हार्ट है, वो एक्सरसाइज अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान से जो उसकी बॉडी टिश्यू को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस ऑक्सीजन को सप्लाई को पूरा करने के लिए आपको जो हार्ट के मसल्स है ना वो साथ साथ बहुत ज्यादा पंप कर रहे होते हैं। अब ना सिर्फ उनके स्केलेटल मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो रहे होते हैं, उनकी हाइपरट्रोफी हो रही होती है, जो कार्डिक मसल है वो भी इतना ज्यादा काम करते करते इनलार्ज हो जाता है, बड़ा साइज बन जाता है और स्ट्रांगली जो है ना वो पंप करता है। तो क्या होगा कि अगर वो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में भी है, अगर कोई गेम नहीं, वो अभी कोई स्पोर्ट या गेम में पार्ट नहीं लिया हुआ उन्होंने, तब भी नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर भी क्या होगा कि उनके हार्ट के मसल इतने स्ट्रांग होंगे, वो एक ही स्ट्रोक के साथ इतना ज्यादा ब्लड जो है वो पास कर देंगे कि उनके नॉर्मल ब्लड सप्लाई के लिए कम बीट्स चाहिए होंगी। यानी अगर आपके लेट्स से कि एक पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको नॉर्मल ब्लड सप्लाई के लिए जरूरी है कि उसके लिए जो हार्ट है वो 72 टाइम्स जो है ना 1 मिनट के अंदर बीट करे। लेकिन एथलीट का हार्ट क्योंकि इतनी स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और वो इतना ज्यादा उस टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड वहां पर भेज देता है कि उस ऑर्गन को जितना ब्लड चाहिए था, हार्ट अगर 60 बीट्स पर मिनट करता है ना तब भी उतना जो उसको ब्लड है वो उसको मिल जाता है, ब्लड सप्लाई वहां तक उतनी हो जाती है। तो आपको जो एथलीट्स हैं उसके अंदर रेस्टिंग स्टेज के अंदर भी ब्रेडिकार्डिया का फिनोमेना डेवलप हो जाता है।
अगर हम एबनॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो एबनॉर्मल कार्डियक रिदम जो है कंडक्शन ब्लॉक से भी हो सकता है। अब कंडक्शन ब्लॉक क्या है कि एवी कंडक्शन ऐसे नोड के ब्लॉक से भी, एवी नोड के ब्लॉक से भी। लेकिन और यहाँ पे जो कंडीशंस लिखी हुई है वो है कि अगर आपका एवी नोड है उसका कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई है, उससे जो इम्पल्सेस हैं वो जनरेट नहीं हो रही। अब इस ब्लॉकेज की वजह क्या क्या हो सकती है कि जो एवी नोड की ब्लॉकेज है वो या तो एवी जो बंडल है उसको कंप्लीट ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, उसका इस्कीमिया है, या एवी बंडल या एवी नोड की कंप्रेशन हो गई है किसी वजह से, या उधर इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो ये एक ऐसी ये तीन ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपका एवी बंडल जो है उसका ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें क्या था कि ऐसे नोड से इंटर एट्रियल नोड में पास करना था, उसने यहाँ पे तीन यू बने हुए थे, तीन से फिर उसने आगे एवी नोड में जाना था, और एवी नोड से आगे बंडल ऑफ एस एंड देन पकिंजी सिस्टम तक। यू कंडक्टिंग सिस्टम था ना। तो लेट्स से आपका ऐसे नोड अगर ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये आगे एरिथमियास प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका ऐसे नोड फंक्शनल है, लेकिन किसी भी वजह से, किसी भी वजह में, ये तीन वजह आती हैं, ठीक है, इस्केमिया, कंप्रेशन या इन्फ्लेमेशन, एवी का ब्लॉक हो गया। अब ऐसे नोड अगर नॉर्मल था भी तब भी कंडक्टिंग सिस्टम को आगे इसने ब्लॉक कर दिया, इससे आगे इम्पल्सेस तो जाएंगी नहीं। इस वजह से भी ऐसे नोड के एबनॉर्मलिटी से तो आपके इरिथमियाज हो ही रहे हैं, एवी नोड के ब्लॉकेज से, इस्कीमिया से या इन्फ्लेमेशन से भी आपके कार्डिक इरिथमियाज प्रोड्यूस होते हैं। तो नॉर्मल रिदम आपका ऐसे भी डिस्टर्ब होता है। फिर आता है कि आपके जो ब्लॉक के डिग्रीज है ना वो तीन डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री में क्या है कि आप फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं ना वो पार्शियल ब्लॉकेज होती है, कि वो आपका जो बंडल है वो कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हुआ। एक बार बोल। क्या चीज रिपीट कर दूं? कंडक्टिंग सिस्टम वाला पॉइंट। जी मैम। अच्छा, अच्छा ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम वाला पॉइंट क्या होता है कि आपका हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है ना उसमें सबसे ऊपर एक एस नोड होती है, फिर यहाँ पर आपका एट्रिया बना हुआ है। तो इंटर नोडल पाथवेज होते हैं, दो नोड्स एस नोड और एवी नोड के दरम्यान में यूं तीन इंटरनोडल पाथवेज होते हैं। ये तीनों जाके सप्लाई कर रहे होते हैं आपके एवी नोड को। देन एवी नोड जो है वो आगे बंडल ऑफ हिस्पन आता है, जिसकी दो ब्रांचेस आती हैं, एक राइट वेंट्रिकल के लिए, एक लेफ्ट के लिए। वो वेंट्रिकल्स की तरफ जाती है और उसके अंदर से पकिंजे सिस्टम यूं ओरिजिनेट हो रहा होता है। ये मैंने आपको दिखाया राइट के लिए और ये वाला लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो अगर किसी भी वजह से आपका एस नोड काम नहीं कर रहा, इम्पल्सेस जनरेट नहीं हो रही, इरेगुलर सा काम हो रहा है, तो आपके हार्ट के जो रिदम है वो नॉर्मल डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके अंदर कार्डिक एरिथमियाज आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका एस नोड फंक्शनल है, लेकिन क्या हुआ, आपके एवी नोड के अंदर कोई डिस्टरबेंस हो गई। ये डिस्टरबेंस होती है या इस्कीमिया से, या कंप्रेशन से, या इन्फ्लेमेशन से। इन तीनों में से किसी भी वजह से अगर एवी नोड के अंदर कोई डिस्टरबेंस आ गई तो ऐसे नोड से नॉर्मल इम्पल्स आते आते भी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी और आगे पास नहीं होगी। अगेन क्या हुआ कि आपके हार्ट के अंदर जो है वो एरिथमियाज आना शुरू हो गए, राइट। तो ऐसे नोड से एक डिस्टर्बेंस है तो एरिथमियाज आ रहे हैं, लेकिन एवी नोड अगर उसका कोई ब्लॉकेज है उसकी वजह से भी कार्डियक अरिथमियाज आ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे को भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने देगी। फिर इसके ब्लॉक को अगर हम देखें तो उसकी तीन डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट और सेकंड है ना ये पार्शियल ब्लॉक होता है, यानी कुछ इम्पल्सेस को ये अलाउ कर देते हैं, ऐसे नोड से इम्पल्सेस आई और कुछ उसमें से इम्पल्सेस आगे इसने ट्रांसमिट करने दी। लेकिन थर्ड डिग्री जो है वो कंप्लीट ब्लॉक होता है, यानी जो भी इम्पल्स आएगी ये उसको आगे ही नहीं जाने देगा, इस पॉइंट से वो आगे नहीं जा सकती इम्पल्स, राइट। तो ये कंप्लीट ब्लॉकेज होती है थर्ड वाली, और फर्स्ट और सेकंड जो है ये पार्शियल ब्लॉकेज होती है। अब फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में क्या होता है कि अगर हम कह रहे थे ना पी आर इंटरवल जो है 0.1 सेकेंड का है, तो वो उसको 0.1 सेकेंड से 0.2 सेकेंड तक ले जाता है। हमने नॉर्मल ईसीजी पढ़ी थी, ये वाली, ये पी वेव था, क्यू, आर, एस एंड टी, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल ईसीजी थी। अब इसमें ना ये जो पी वाला पॉइंट है और ये जो क्यू वाला पॉइंट है, इसको हम पी क्यू इंटरवल या पी आर इंटरवल भी कहते हैं। इसका नॉर्मल टाइम होता है 0.16 सेकेंड, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है तो ये 0.16 सेकेंड से क्या होगा, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होके 0.20 सेकेंड बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सेकेंड डिग्री का ब्लॉक है तो ये 0.25 से 0.45 तक का इंटरवल चला जाएगा। लेकिन अगर यानी क्या हुआ कि अब मजीद वो प्रोलॉन्ग हो गया, यूं करके मजीद प्रोलॉन्ग हो गया और वो यू बन जाएगा।
ठीक है, लेकिन अगर थर्ड डिग्री का ब्लॉक हो गया ना, तो वो उसको इम्पल्स को पास ही नहीं करने देगा, वो बिल्कुल उसको जीरो। तो वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे उसके अंदर। अगेन वो वेंट्रिकुलर एस्केप वाला फिनोमेना जो हमने ऊपर पढ़ा था कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, तो उसमें वेंट्रिकुलर एस्केप हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिग्रीज ऑफ ब्लॉकेज है, पार्शियल या कंप्लीट। देन आता है हमारे पास वेंट्रिकुलर या एट्रियल फिब्रिलेशन। अब फिब्रिलेशन क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर इरेगुलर और एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं फिब्रिलेशन। अब होता क्या है कि वेंट्रिकल की अगर फिब्रिलेशन की बात करें ना, तो एक सीरियस कंडीशन है। इसमें क्या होगा कि वेंट्रिकल का कुछ पार्ट, लेट्स से हमारे पास एक कंप्लीट वेंट्रिकल था ऐसे, ठीक है, ये जो आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है ना, ये दो वेंट्रिकल्स हैं और ऊपर वाले पार्ट दो एट्रियास हैं। जो वेंट्रिकल था उसका कुछ पार्ट एक्टिवेट है, इतना पार्ट एक्टिवेटेड है, इतना रिलैक्स्ड है, ये वाला पार्ट रिलैक्स्ड है, कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो एक एबनॉर्मल सी उसकी कॉन्ट्रैक्शन चल रही है। ठीक है, नॉर्मली क्या था कि सारे मसल्स ने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था, लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ रिलैक्स कर रहा है। इस मूवमेंट को हम सर्कस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, कि एक पार्ट स्टिमुलेट हो गया है, एक पार्ट रिलैक्स है, वेंट्रिकल्स एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एबनॉर्मली रिलैक्स कर रहे हैं, और इस वजह से आपका जो हार्ट रेट है वो भी इरेगुलर एबनॉर्मल हो गया। इस चीज को हमने बोल दिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब सर्कस मूवमेंट्स क्यों हो सकती हैं, उनकी वजह है ये तीन। हुआ क्या कि जिस पाथ से इम्पल्स ने यहाँ से, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, यहाँ पे एसए नोड, अगेन वही इंटरनोडल पाथवेज और एवी नोड, देन अगेन वही ब्रांचेस, और ये अब इम्पल्स ने जिस पाथ से अगर ट्रैवल करना था, ठीक है, अच्छा अगर आपको ये चीज याद हो कि हमने बोला था एक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम था जहाँ पे ऑलरेडी स्टिमुलेटेड सेल को मैं दोबारा स्टिमुलेट नहीं कर पा रही। यहाँ से वेंट्रिकल आप अस्यूम कर लो कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म में था, ठीक है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में था। तो दोबारा अगर इम्पल्स यहाँ से दोबारा यूं ट्रैवल कर रही है, तो उसको ट्रैवल करते करते यहाँ पर अगर रिफ्रैक्टिव पीरियड है, तो क्या होगा, दोबारा ये वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं इस पाथवे को इतना लंबा कर दूं कि इतना रास्ता तय करते करते दोबारा से जो हार्ट है वो रेस्टिंग फेज में आ जाए, और ये अभी अपना रास्ता पूरा नहीं कर रही, पूरा नहीं किया इसने, और उस दौरान ही ये दोबारा से वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दे, ठीक है, तो अगर तो पाथवे इंक्रीज कर गया, तब भी ये एब्नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अगर कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, कि वही पाथ से अगर नॉर्मली इस स्पीड से पास कर रहा था करंट, कंडक्शन वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव पीरियड के खत्म होते होते ये करंट यहाँ से दोबारा जहाँ से पास ओवर कर गया, यहाँ से गुजर चुका है, तो ये वेंट्रिकल को प्री मेच्योरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएगा। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी मैं इसको कह दूं कि इतनी स्लो हो गई है, इतनी स्लो, इतनी स्लो, इतनी स्लो, इतनी स्लो, कि रिफ्रैक्टिव पीरियड के खत्म होने से पहले पहले ये उसको पास नहीं कर पा रहा, अपने रास्ते को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पा रहा, तो इस वेंट्रिकल को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। थर्ड चीज हो गया कि अगर हम, क्योंकि सारा मसला तो रिफ्रैक्टिव पीरियड में डाला हुआ है ना, कि रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म होगा तब होगा, तो अगर रिफ्रैक्टिव पीरियड ही छोटा हो जाए और ये अपना नॉर्मल टाइम से यूं क्रॉस कर रहा हो, लेकिन रिफ्रैक्टिव पीरियड के खत्म होने से खत्म हो गया और ये अभी तक रास्ते के अंदर ही है, तो इसने दोबारा से वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। तो इन तीन कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो वेंट्रिकल है वो नॉर्मल से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एबनॉर्मली उसकी हार्ट रेट डिस्टर्ब हो रही है। तो इन मूवमेंट्स को तो हमने कह दिया ये सर्कस मूवमेंट्स हैं, और इनकी वजूहात ये तीन है, या तो पाथवे इंक्रीज कर गया है, या उसकी कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज कर गई है, या रिफ्रैक्टिव पीरियड ही कम हो गया है। इन तमाम कंडीशंस में एबनॉर्मल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो कि ना होती अगर नॉर्मल उसका पाथवे चल रहा होता, जिस स्पीड से उसे चलना था उस स्पीड से चल रहा होता, और आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड वेंट्रिकल का नॉर्मल होता। अगर ऐसा नहीं है तो वेंट्रिकल की फिब्रिलेशन हो गई है। दूसरी चीज होती है आपकी, अच्छा इसमें डीफिब्रिलेशन क्या है, कि अगर आप किसी भी वेंट्रिकल की फिब्रिलेशन हो गई है, ठीक है, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ रही है, आप उसको हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट अप्लाई करोगे उसके चेस्ट में, हार्ट के ऑपोजिट साइड, दोनों साइड्स में ना इलेक्ट्रोड प्लेस कर दोगे, और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पास करोगे, तो उस डीफिब्रिलेशन, आप उसकी फिब्रिलेशन को खत्म कर दोगे, उसको अपोज कर दोगे, उसको ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर दोगे, जिसको आप बोलते हो डीफिब्रिलेशन। लास्ट जो चीज आपके पास आती है दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। अब हमारा वो जो जो एट्रिया और वेंट्रिकल है ना, ये सेपरेट एंटिटीज हैं। एट्रिया में फिब्रिलेशन हो सकती है, वेंट्रिकल नॉर्मल रह सकता है। वेंट्रिकल में फिब्रिलेशन हो सकती है, एट्रिया में
नॉर्मल रह सकता है। तो यानी एक चीज अगर नॉर्मल है तो पॉसिबल है कि दूसरे में एबनॉर्मलिटी भी आ सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एट्रिया में आएगी तो वेंट्रिकल में भी आएगी। अब इसमें क्या है कि अगर आपका एट्रिया का साइज जो है वो इनलार्ज हो गया है, ठीक है, अगेन वही वो बात आएगी ना, अगर एट्रिया का साइज इनलार्ज हो गया है तो इम्पल्स को ट्रैवल करने में मतलब आप ये समझ लो कि एक रास्ता है और अगर इस रास्ते से एक गाड़ी ने गुजरना है, अगर वो गाड़ी का नाम हमने इम्पल्स रख दिया, अगर तो वो इम्पल्स उस रास्ते से गुजर गई है इतने टाइम में कि जब तक आपका हार्ट जो रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर अंदर था, तो वो इम्पल्स आपके जो वेंट्रिकल या एट्रिया है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हो गया है किसी भी वजह से, रास्ता लंबा होने की वजह से, उस गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से, या आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड कम होने की वजह से, तो वो जो गाड़ी है, वो जो इम्पल्स है, वो आपके एट्रिया या वेंट्रिकल को डिस्टर्ब कर देगी। इसी तरह अगर एट्रिया का साइज इंक्रीज कर गया है तो अगेन उसके अंदर फिब्रिलेशन के चांसेस हैं। और अगर वो फिब्रिलेशन में होता है तो एट्रिया पंप ही नहीं करता। ठीक है। तो और दूसरी चीज होती है एट्रियल फ्लटर। अब एट्रियल फ्लटर जो है ना, एट्रियल फिब्रिलेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिब्रिलेशन में भी हम लोग पढ़े थे कि हार्ट रेट नॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एट्रियल फ्लटर में क्या होता है कि एक इतनी बड़ी वेव ट्रैवल करती है जो कि एट्रिया को 250 to 300 टाइम्स पर मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। इस चीज को हम बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। तो ये एबनॉर्मेलिटीज थी जो आपके एट्रिया या वेंट्रिकल से एसोसिएटेड होती हैं। ये हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया है, इट इज अबाउट योर हार्ट फिजियोलॉजी। और जो नेक्स्ट आपकी जो सर्कुलेशन वाले टॉपिक्स हैं, फिर वो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए लेक्चर बस इतना था। इसमें से अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो मुझे पूछ सकता है। चलिए ठीक है, फिर आप अगर आप लोगों ने फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू गाइस कैन आस्क इन द ग्रुप। आज के लिए बस इतना ही है। अल्लाह हाफिज।